नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आने वाले आपके सीटेट के साथ साथ यूपी टेट या फिर अन्य टाटा एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं आज के हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है हमारा, बच्चों में प्रतिभाशालीता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और यहां पर आपको बताना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन कई बार सेटेट के अंतर्गत पूछे भी जा चुके हैं। तो यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट विकल्प है इसका, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच अंतरक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, एक सफल माता पिता, और फोर्थ है एक अनुशासित दिनचर्या। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि बच्चों में प्रतिभाशालीता रिक्त स्थान के कारण हो सकती है। तो यहां पर होगा पहला विकल्प, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की क्रिया। पहला विकल्प इसके लिए सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, और सेकेंड, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। थर्ड, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। और फोर्थ है, यहाँ पर बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। तो देखिए यहाँ पर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को माहौल की आवश्यकता होती है। कैसी माहौल की? जो उन्हें उनके सांस्कृतिक भाषाई ज्ञान को महत्व देता हो और उनका उपयोग करता हो। तो निश्चित रूप से सेकेंड विकल्प जो होगा इसके लिए बहुत ही अच्छा उत्तर होगा। और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। और अगला क्वेश्चन आता है हमारा, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों की आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है शिक्षक द्वारा अनुकूलित प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, और थर्ड है उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, और फोर्थ है उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है एक शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। पहला विकल्प है इसके लिए यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक के द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता है। पहला है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रियाओं पर चर्चा करना। सेकंड, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। थर्ड है सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना। और फोर्थ है अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना। तो यहाँ पर समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता, वो विकल्प होगा यहाँ पर अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न को पूछना। फोर्थ विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? स्मृति, डर, ध्यान या उत्तेजना? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो एक संवेग होगा वो होगा ऑप्शन सेकेंड, डर। जी हां, सेकेंड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन के द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से हमें चयन करना है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित अनावरण या फिर ज्ञान है। और सेकेंड है बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। और थर्ड है बच्चे ने गाय को कभी नहीं देखा। और फोर्थ है बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर बच्चे को जो अनुभव स्वयं ने जो किया है दूध बूथ पर, उसी पर आधारित होगा उसका उत्तर। तो सेकेंड विकल्प जो होगा बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, और सेकेंड विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? 4 विकल्प इस प्रकार से हमारे। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है, और सेकंड है एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। थर्ड है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए भी पर्याप्त समय देना चाहिए। फिर फोर्थ है आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो इन चारों में से जो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है वो कौन सा होगा? तो वो यहाँ पर होगा आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो फोर्थ विकल्प जो होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका जो होगा ये यहाँ पर उपयुक्त नहीं होगा? तो एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, या फिर सेकंड है यहाँ पर अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश। थर्ड है उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, और फोर्थ है बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, अलग अलग सोच पहचान करते हैं जो। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से जो तरीका सबसे उपयुक्त तरीका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे प्रश्न में नहीं पूछा जा रहा है, वो होगा फोर्थ वाला, जहाँ पर बच्चों बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना और अलग अलग सोच पहचान करते हैं जो। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो। तो यहाँ पर कह सकते हैं हम कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग हैं, डिस्लेक्सिक हैं, या फिर सृजनात्मक है, या फिर प्रत्यास्थी हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अलग अलग सोच वाले जो पैटर्न होते हैं उन बच्चों की पहचान करते हैं जो निश्चित रूप से सृजनात्मक होते हैं, और थर्ड विकल्प इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल में आते हैं, या फिर वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। थर्ड है वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, और फोर्थ है वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो सकता है हमारा यहाँ पर, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों को प्रेरित समझा जाएगा, और इसके लिए फोर्थ विकल्प जो है बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ पर कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जाना चाहिए। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। थर्ड है कक्षा में सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होना चाहिए, और फोर्थ है शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो निश्चित यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फोर्थ विकल्प होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों में अधिगम सुधार के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थिति है वो यही होगी, शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, और फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वे किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रखने के लिए, और शिक्षकों को निर्देश देने के लिए बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। तो यहाँ पर ये बात लिखा है तो ये याद करने में है, ठीक है। तो अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो किस तरह से मदद कर सकता है? तो निश्चित रूप से बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है इसके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पर उस विकल्प का चयन करना है जो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं, या फिर वे राज्य राष्ट्र के अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे थर्ड है वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षक और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, और फोर्थ है वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे
आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ये पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है, पहला विकल्प। चलिए अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ रक्त स्थान से प्राप्त की है। मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, सृजनात्मक सिद्धांत। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ जो है रक्त स्थान रचनावाद से प्राप्त की है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर समृद्ध शिक्षा को कौन सा विकल्प प्रोत्साहित करेगा? वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। तो देखिए, जब बच्चों से ही वो परे है तो निश्चित रूप से वो समृद्ध शिक्षा की ओर तो प्रोत्साहित नहीं करेगी। तो पहला विकल्प तो यहीं पर हमारा कट हो जाता है। दूसरे विकल्प की बात करते हैं, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्यिक पुस्तकें सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय पर प्राप्त की जा सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए बाल साहित्यिक या साहित्यिक पुस्तकें हर समय किसी भी समय पर प्राप्त हो रही है। तो यही वो विकल्प है जो समृद्ध शिक्षा की ओर बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो सेकेंड विकल्प ही जो होगा यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है। और बाकी के थर्ड और फोर्थ विकल्प भी आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं, पर सेकेंड ही इसके लिए सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ। फर्स्ट है, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं और बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देने चाहिए। थर्ड है, अधिगम का एक भाग है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। और फोर्थ है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। तो देखिए, गलतियां तो किसी भी से भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से बच्चों की जो गलतियां होती है वो अधिगम का ही एक हिस्सा है, अधिगम का एक भाग है, और उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि वो गलतियां देती है। क्योंकि जब हम गलती करते हैं तो निश्चित रूप से उस गलती का जब पता हमें चलता है कि निश्चित रूप से यहाँ पर गलती हुई, तो हमारे एक विचारों को एक अंतर्दृष्टि भी मिलती है। तो थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मूल्यांकन को रिक्त स्थान, मतलब समझ सकते हैं आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में होना चाहिए, और सेकंड विकल्प जो होगा इसके लिए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम रिक्त स्थान है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, सेकेंड एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया, थर्ड है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, फोर्थ अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में परिवर्तन होने की प्रक्रिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है वो एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, और फर्स्ट विकल्प जो होगा ये यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे लिखी हुई स्थिति के सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी को अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रवास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। संज्ञान एवं संवेग अलग अलग नहीं है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है, और थर्ड है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है, और फोर्थ है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है, पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक शिक्षक जो है बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकते हैं। पाठ्यपुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखवा करके या लिख करके, और सेकेंड है पाठ्यपुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर और अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके, और थर्ड है पाठ्यपुस्तक में दी गई सूचनाओं को कंठस्थीकरण करने में बल दे करके, फोर्थ बच्चों
को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बच्चों को समस्या समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जा सकता है, तो वो होगा बच्चों को समस्या के बारे में सहज अनुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पी प्रश्नों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए बहुत अच्छा है और यही इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, जेंडर एक जैविक निर्धारक है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, एक सामाजिक संरचना है और फोर्थ एक आर्थिक अवधारणा है। तो जेंडर जो है ये एक सामाजिक संरचना है और थर्ड विकल्प है इसके लिए सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। तो यहाँ पर विकास के व्यापक आयामों की पहचान सही कौन करता है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, और सेकंड है संवेगात्मक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं स्व, और थर्ड है शारीरिक, व्यक्तित्व, आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक, और फोर्थ है सामाजिक, शारीरिक, व्यक्तित्व, स्व। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा पहला उत्तर, शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। फर्स्ट विकल्प इसके लिए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आता है, बच्चों और उनके अधिगम संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से जो भी कथन सही है उसे हमें यहाँ पर पहचानना है। सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम होते हैं। सेकंड है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। थर्ड है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा अधिगम सक्षमता को निर्धारित और सीमित करती है। और फोर्थ है, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कथन सही है, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और तथा सीखने में भी सक्षम हैं। तो निश्चित रूप से पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, वह विधियां जिनके प्रयोग से में विद्यार्थियों में स्वपहल प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। अंतर व्यक्तित्व बुद्धि, निगमनात्मक बुद्धि, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि और यहाँ पर परंपरागत विधि। तो यहाँ पर वह विधि जिसके प्रयोग से विद्यार्थियों में स्वपहल और प्रयास शामिल हैं, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है, और सेकेंड है, बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। या फिर थर्ड है, बुद्धि एक आनुवंशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण एवं तर्क शामिल होता है। फोर्थ है, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जा सकने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। तो निश्चित रूप से बुद्धि जो है बहुआयामी है और बुद्धि के परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली इसमें कई योग्यताएं शामिल है। तो फोर्थ विकल्प इसके लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। तो यहाँ पर सामाजिकरण का माध्यम जो होता है प्राथमिक, परिवार, विद्यालय, सरकार, मीडिया। तो निश्चित रूप से परिवार ही प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम यहाँ पर होगा और पहला विकल्प इसके लिए सही है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच जो है वयस्कों से निम्न होती है। सेकेंड है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। थर्ड है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। फोर्थ, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फोर्थ विकल्प जो होगा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है और यही इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है, छोटे वयस्कों के रूप में या फिर निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। थर्ड है, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में और फोर्थ है यहाँ पर खाली स्लेटों के रूप में। तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है और थर्ड विकल्प जो होगा इसके लिए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, फोर्थ एक अनुबंधित गतिविधि है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि लेवायोत्स्की के अनुसार जो अधिगम है वो एक सामाजिक गतिविधि है और पहला विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? वर्तुल प्रतिक्रिया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण या फिर फोर्थ विचारों की अनुत्क्रमणिता। तो यहाँ पर कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो वो होगा यहाँ पर विचारों की अनुत्क्रमणिता, फोर्थ विकल्प है। दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे बाल विकास से शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये समाप्त होते हैं। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।